गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3 इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 10 सोशल साइंस। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 3.2 कैरेक्टरिस्टिक्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि इंडस्ट्रीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया गया है। तो आप देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज इजी। दे आर identified on the basis of raw material used because raw material is a necessity for every industry। ठीक है, कि हमने जो क्लासिफिकेशन इससे पहले किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, लाइक अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन ऑफ ऑनरशिप, बेसिस ऑफ यूटिलिटी, बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, फिनिश्ड गुड के आधार पर, एंड बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो इन्होंने बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज इजी, दे आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल के बेसिस से हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि बिकॉज रॉ मटेरियल इज अ नेसेसिटी फॉर एवरी इंडस्ट्री, कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हर इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, बेसिस आप समझ सकते हैं कि नेसेसिटी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, कि विदाउट रॉ मटेरियल कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, आपको शुगर केन बनाना है, ठीक है, सॉरी शुगर बनाना है, तो आपको एज अ रॉ मटेरियल शुगर केन चाहिए ही होगा। ठीक है, आपको मोटर्स बनाने, ऑटोमोबाइल्स, तो आपको आयरन एंड स्टील एज अ रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक, तो ऐसे डिफरेंट इंडस्ट्री होते हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनाते हैं, तब जाके उनकी इंडस्ट्री रन करती है। रॉ मटेरियल आल्सो कॉल्ड द फूड फॉर द इंडस्ट्री। ठीक है, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री का फूड कहा जाता है। याद रखें कि बिना रॉ मटेरियल के कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। एंड नाउ गिवन बिलो आर सम मेन इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय देम। अब कुछ इंडस्ट्रीज दिए हैं, जैसे यहां पर लिखा है कि एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री, कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, जहां पर हम कॉस्ट एनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बेनिफिट ऑफ कॉस्ट एनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन एटसेट्रा। कि आपको पता है कि भारत को एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है और हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं, लाइक व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन एटसेट्रा आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन सर्टेन इंडस्ट्री। और इन्हीं सारी चीज़ों का एज अ रॉ मटेरियल कुछ इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, लाइक शुगर केन इन शुगर इंडस्ट्री एंड कॉटन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एटसेट्रा। ठीक, अब आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 50 पर द कॉस्ट इनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लिखा है। कि कॉस्ट इनहेंसमेंट का मतलब आप समझ लें सबसे पहले कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉस्ट इनहेंसमेंट। कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि हम देखें कि हम चीजों का कलर, साइज, टेक्सचर चेंज करके उसको ज्यादा कीमत पर बेचें, वही कॉस्ट इनहेंसमेंट कहलाता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि मार्केट से आपने पोटैटो खरीदा 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ठीक है, लेकिन आपने उस 1 केजी से चिप्स के पैकेट्स बनाए, ठीक है, और आपने लगभग 10 चिप्स के पैकेट बना दिए, और एक चिप्स के पैकेट की कीमत आपको मालूम है कि मार्केट के अंदर लेस के जो चिप्स हैं वो 10 रुपए पैकेट मिलते हैं। तो आपने 1 किलो आलू से 10 पैकेट चिप्स के पैकेट बना दिए, ठीक है। तो जब 10 पैकेट वो बन गए तो एक की कीमत ही 10 रुपए है, तो आपने 100 रुपए, 1 किलो आलू से आपने 100 रुपए का बिजनेस किया, ठीक है। हो सकता है कि आपकी कॉस्ट जो है बनाने में, पैकेजिंग करने में, ठीक है, 50 रुपए लगी हो, लेकिन आपने 50 रुपए का तो मुनाफा कमा लिया, ठीक है। इसी को कॉस्ट इनहेंसमेंट कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप से होते हैं, हम ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे इस पर, जो मेन चीज है इस पर, ठीक है, जो मेन लाइन से हम उस पर डिस्कशन करते हैं। नीचे देखेंगे आप, लिखा है कि द कॉस्ट इनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन्स टू एडॉप्ट एडवांस मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द शेप, कलर एंड क्वालिटी। ठीक है, बेसिकली आपको यह ध्यान रखना है कि कॉस्ट इनहेंसमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में किया जाता है, लेकिन क्या मतलब उसका, टू एडॉप्ट एडवांस मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। तो एडवांस मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द शेप, कलर एंड क्वालिटी, कि हमने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका शेप चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, क्वालिटी चेंज कर दी, ठीक है। तो वो कहला जाता है हमारा इनहेंसमेंट, कॉस्ट इनहेंसमेंट, कि हमने कम कॉस्ट की चीज का कलर चेंज करके, टेक्सचर चेंज करके, साइज चेंज करके हमने उसको ज्यादा कॉस्ट में मार्केट में सेल किया, ठीक, of the original produce and thereby to make it more useful for human consumption so that the cultivators may earn more profit themselves from the elaborate
ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है, कि कल्टीवेटर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। स्टोरेज की प्रॉब्लम है, मान के चलिए हमने बहुत सारा टमाटर की खेती कर ली, लेकिन हमारे साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज है स्टोरेज की, ठीक है, कि हम इतना सारा टमाटर कैसे करके स्टोर करें, एंड दूसरी चीज है इमीडिएट सेलिंग की, कि इमीडिएट सेलिंग टमाटर की नहीं हो पा रही है। देन हम क्या मेजर्स कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको इन्हेंसमेंट करना पड़ेगा, टमाटर का साइज चेंज करना पड़ेगा, उसका टेक्सचर चेंज करना पड़ेगा, शेप चेंज करना पड़ेगा, और हमारे पास वही टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है, कि हम कैसे टमाटर का शेप चेंज करें और उसको काफ़ी टाइम तक के लिए प्रिजर्व रख सकें। तो इसके लिए है कि टमाटर का सॉस बना दिया जाए, टमाटर का केचप बना दिया जाए, बॉटल में पैक कर दिया जाए, ठीक है, तो काफ़ी टाइम तक वो प्रिजर्व रहेंगे, और मार्केट में सेल कर दिया जाए। तो टमाटर से ज़्यादा कीमत पर सॉस बिकता है, और सभी लोग सॉस का यूज़ करते होंगे, केचप का यूज़ करते होंगे, ठीक है, तो ये कहलाता है इन्हेंसमेंट, ठीक है। इसी के बारे में नीचे लिखा होगा, देखिए, द नीड ऑफ कॉस्ट इनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एनहेंसमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, खासकर इंडिया में। तो देखेंगे आप, लिखा है कि फ्रॉम द एंशियंट टाइम एग्रीकल्चर हैज बीन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री, कि हम देखें कि एंशियंट टाइम से एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन रहा है, एंड yet the level of agriculture productivity is still very low, as a result of which the financial condition of cultivator has become deplorable, ठीक है, deplorable का मतलब होता है दयनीय हो जाना। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो स्थिति थी, कंडीशन थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होने लगी, लोगों ने एग्रीकल्चर का यूज धीरे धीरे, मतलब कहना चाहिए, कम करना स्टार्ट कर दिया। तो जो कल्टीवेटर्स थे, ठीक है, उनकी स्थिति और ज्यादा डेप्लोरेबल हो चुकी थी। एंड नाउ बिसाइड अ लार्ज पोर्शन ऑफ क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर, इसके अलावा हम देखें तो हमारे यहाँ पर क्रॉप का लार्ज पोर्शन एवरी ईयर डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन, बिकॉज वेरी फर्स्ट आप देखें द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेजेशन, कि स्टोरेज की प्रॉब्लम है, कि स्टोर कहाँ करें, ठीक है। छोटे छोटे किसान होते हैं, चलो ज्यादा खेती हो गई तो वो अनाज को स्टोर नहीं कर पाते, शायद उस अनाज में चूहे लग गए, चूहे खा जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, ज्यादा बारिश हो गई तो अनाज को बचा नहीं पाते हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स है जो हमारे यहाँ के कल्टीवेटर्स फेस करते हैं। एंड नाउ विथ रिगार्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंडिया स्टैंड एट नंबर 2 इन द वर्ल्ड, ठीक है। यदि हम देखें तो वेजिटेबल और फ्रूट्स के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 2 पर लाई करता है, बट 30 to 40% of its produce is destroyed and the cultivators are left to suffer the loss। लेकिन हम देखें तो जितना फ्रूट एंड वेजिटेबल हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, उसका 30 से 40% डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जा रहा है, ठीक। एंड इट हैज मेनी रीजंस। Firstly, there is no scope of immediate sale of produce simultaneously at the time of its harvesting. The alternative use of produce is manufacturing after the goods is also negligible, ठीक है। तो हम देखें यदि इसके डिफरेंट टाइप के रीजंस हो सकते हैं। वेरी फर्स्ट आप देखें कि देयर इज नो स्कोप ऑफ इमीडिएट सेल, ठीक है, कि इमीडिएट सेल जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि इमीडिएट सेल की प्रॉब्लम है, कि हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, बट अ मेजर प्रॉब्लम विथ अस इमीडिएट सेलिंग, कि हम उसको डायरेक्ट सेल नहीं कर पा रहे हैं, इमीडिएट सेल नहीं कर पा रहे हैं। एंड प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली एट द टाइम ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग, कि जब हार्वेस्ट किया जा रहा है और उसके साइमल्टेनियसली हम इसको सेल करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, डायरेक्ट सेल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बहुत सारा जो अनाज है, बहुत सारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इसी पे लिखा है कि मोर ओवर there is also a shortage of facility related to cold store and cold transportation, and there are lot of problem with the cold storage and cold transportation. For example, कि हमारे यहाँ पर हम सेवफल मंगा रहे हैं, एप्पल्स मंगा रहे हैं, लेकिन वो आ कहाँ से रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, उत्तराखंड से, लेकिन उनके लिए कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, कि उनको ऐसे ट्रांसपोर्ट किया जाए जिनसे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी हैं वो बर्बाद ना हो। बट here the lot of problem with cold storageation and cold transportation, कि हाँ थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पर हम यदि देखें कि बहुत सारा हम यदि ट्रांसपोर्ट करना चाहें तो कोल्ड स्टोरेजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड नाउ आगे देखेंगे लिखा है कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन हार्डली 1 to 2% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द कंट्री कैन बी प्रिजर्व, ठीक है। और देखें तो जितना प्रोडक्शन हमारे यहां पर हो रहा है उसका सिर्फ 1 या 2%, 1 और 2% ही हम प्रिजर्व कर पा रहे हैं। एंड नाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच कंज्यूम्ड इन यूके इन अ ईयर इक्वल टू दैट
इज डिस्ट्रॉयड इन इंडिया इन द सेम पीरियड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जहां पर ये लिखा हुआ है कि द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, वो क्वांटिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो यूके में एक साल में कंज्यूम की जाती है, एक साल में खत्म की जाती है, उतना क्वालिटी सेम टाइम पर, उतनी क्वांटिटी का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेम टाइम इंडिया में डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यानी हम सिंपल से वे पे ये कह सकते हैं कि यूके यानी लंदन में जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक साल के अंदर खाया जाता है, उतना हमारे यहां एक साल में बर्बाद कर दिया जाता है या बर्बाद हो जाता है। ठीक है, द कॉस्ट एनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एन इफेक्टिव मेजर टू रिमूव दिस शॉर्ट कमिंग। ठीक है, तो इन्हीं शॉर्ट कमिंग्स को रिमूव करने के लिए कॉस्ट एनहेंसमेंट की बात की गई है। ठीक है, कि कॉस्ट एनहेंसमेंट करना क्यों जरूरी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। नाउ आपके पेज नंबर 51 पर देखेंगे बुक के, जहां पर लिखा है कि बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट एनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कॉस्ट एनहेंसमेंट का क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो यहां पर लिखा है कि इन ऑर्डर टू इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कल्टिवेटर्स एज आल्सो फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, cost enhancement of agriculture produce is a suitable and successful manner. Its main benefits are as under। ठीक है, कि कल्टीवेटर्स की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, विलेज एवं विलेज के लोगों की रूरल एरियाज जो हैं उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कॉस्ट एनहेंसमेंट किया जाता है। जहां पर आप देखेंगे वेरी फर्स्ट लिखा है टू अर्न मोर प्रॉफिट। ठीक है, कि इससे मोर प्रॉफिट कैसे हो रहा है, मैं ज्यादा डिटेलिंग में बताऊंगा नहीं, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको देने हैं। यहां पर जैसे लिखा है कि द कल्टीवेटर्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ द शेप, कलर, क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ देयर ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मे सेल आउट सच ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट ऑन हायर रेट्स एंड देयर बाय अर्न मोर प्रॉफिट्स। ठीक है, कि जो कल्टीवेटर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस का साइज चेंज करें, कलर चेंज करें, टेक्सचर चेंज करें, उनका टेस्ट चेंज करें। ठीक है, जैसे नीचे आपको एग्जांपल दिया होगा किसका, पोटैटो का, कि नीचे वाली लाइन पर देखें लिखा है कि एज यू आर अवेयर दैट द रेट ऑफ पोटैटो इन मार्केट इज अराउंड ₹10 पर केजी, कि मार्केट में यदि आलू 10 रुपए किलो मिल रहा है, वेयर एज द पोटैटो चिप्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 20 पर 200 ग्राम। ठीक है, ₹20 पर 200 ग्राम्स। और वहीं पर देखें कि पोटैटो के जो चिप्स हैं वो पर 200 ग्राम्स 20 रुपीज में सेल होते हैं। यानी ये जो आलू है, 1 किलो आलू जो आपने 10 रुपए का खरीदा, उसका यदि चिप्स बनाया जाए तो वो 100 रुपए में बेचा जा सकता है। ठीक है, यही कॉस्ट एनहेंसमेंट है। दूसरा लिखा है यहां पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू कल्टीवेटर इन प्लेस ऑफ मीडिएटर। अब मीडिएटर दलालों को कहा जाता है जो कि कल्टीवेटर्स के जो भी प्रोड्यूस हैं, जो भी ग्रोन्स, जो भी ग्रेन्स हैं, ठीक है, उनको मार्केट तक ले जाने में या गवर्नमेंट तक उनकी सेलिंग करने में मीडिएटर का काम करते हैं और किसानों से ज्यादा पैसा वसूल लेते हैं। ठीक है, तो वो मीडिएटर्स का काम रहेगा नहीं। जब कल्टीवेटर्स खुद अपने प्रोडक्ट का एनहेंसमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड नंबर पर है टू प्रिवेंट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम अ डैमेज। मैंने आपको टमाटर का एग्जांपल दिया, ठीक है, कि हम कैसे उसका एनहेंसमेंट करके उसको डैमेज से बचा सकते हैं। तो यदि कॉस्ट एनहेंसमेंट की प्रोसेस चलती गई तो सारे प्रोडक्ट को डैमेज से आसानी से बचाया जा सकता है। फोर्थ नंबर पर देखेंगे टू प्रोड्यूस कॉटेज एंड होम इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस पर देखिए क्या लिखा है कि विद द कॉस्ट एनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विल स्टार्ट इन द रूरल एरियाज एंड देन द कॉटेज एंड होम इंडस्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ बड़ी, पापड़, चिप्स, सॉस एंड जैम एटसेट्रा आल्सो मे बी एस्टेब्लिश लेटर। ठीक है, कि यदि हमने कॉस्ट एनहेंसमेंट करना स्टार्ट किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो गांव में ही छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप्ड होने लगेंगी। कैसे, जैसे यहाँ पर बोला है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, जैसे पापड़ बनाने के लिए, बड़ी बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, चिप्स है, सॉस है, जैम है। ठीक है, तो जब ये छोटे लेवल पर स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब ये लेवल बढ़ता जाएगा तो यहां पर लिखा है कि जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे कॉटेज इंडस्ट्री और होम इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। कि अब क्रिएशन यानी क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट को कहां पर, रूरल एरियाज में। जब कॉस्ट एनहेंसमेंट का काम किया जाएगा रूरल एरियाज में, तब जब धीरे धीरे इंडस्ट्री डेवलप्ड होने लगेगी, कॉटेज इंडस्ट्री, होम इंडस्ट्री, ठीक है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री जो गांव में ही चल रही हैं,
तो उनके जो सामान उन्होंने बनाए, पापड़ है, बड़ी, अचार, जो भी अपन ने ऊपर देखा, तो उनकी पैकिंग के लिए लोग चाहिए, उनकी सेलिंग के लिए लोग चाहिए, मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा यहाँ पर कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने लगेगी एम्प्लॉयमेंट की गांव के लोगों के लिए, और गांव डेवलप्ड होते जाएंगे धीरे धीरे। नाउ द 6th नंबर, द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट विल कम टू एन एंड। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी इसको बोलते हैं। जैसे लिखा है कि जनरली ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ अ कल्टीवेटर्स वर्क इन कल्टीवेशन, कि देखिए कोई कल्टीवेटर है उसकी सारी फैमिली कल्टीवेशन पे लग जाती है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे लोग रोजगार, सारे के सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। वो फैमिली वाला काम है जो वो कर रहे हैं, उनको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते, ठीक है, इसी को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। हाउएवर देयर इज अ नीड ऑफ ओनली 1 or 2 पर्सन, बट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटेज एंड होम इंडस्ट्रीज some member will be engaged in these industries and the remaining member will see the agricultural work, ठीक है। जब होम इंडस्ट्री बनेगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कॉस्ट एनहेंसमेंट किया जाएगा, होम इंडस्ट्री बनेगी, कॉटेज इंडस्ट्री बनेगी, तो कुछ मेंबर जो है इंडस्ट्री का वर्क देखेंगे और कुछ मेंबर जो वो एग्रीकल्चर का वर्क देखेंगे। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसी के बारे में लिखा है कि एज पर द एक्चुअल नीड एंड इन दिस वे द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट विल कम टू एन एंड, और ऐसे करते करते जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो जाएंगी। नाउ द 7th नंबर आप देखेंगे, इंक्रीज इन नेशनल एंड इंडिविजुअल इनकम। तो नेशनल और इंडिविजुअल इनकम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है, इकोनॉमी वाले लेक्चर में, कि यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ रही है धीरे धीरे तो ऑटोमेटिक नेशनल इनकम इंक्रीज कर जाएगा, और नेशनल इनकम यदि इंक्रीज किया तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज कर जाएगा। जब सारे लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे धीरे धीरे, सबकी इनकम जनरेट होने लगेगी, तो धीरे धीरे करके नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। 8th नंबर पर देखें, टू स्टॉप फीलिंग ऑफ द विलेज पीपल टुवर्ड्स सिटीज, ठीक है, कि उन्होंने बोला कि टू स्टॉप फीलिंग ऑफ द विलेज पीपल टुवर्ड्स सिटीज, की जो विलेज के पीपल हैं, ठीक है, काम करने के लिए सिटीज की ओर भागते हैं, लेकिन जब गांव में ही लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो जाएंगे गांव के अंदर कॉस्ट एनहेंसमेंट के जरिए, तो गांव के लोगों का शहर भागने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उनको रोजगार गांव के अंदर ही मिल जाएगा। मैं जनरली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग इनको अपने वर्ड्स पे लिख लेंगे आंसर, ठीक है, जब कभी आप इन टॉपिक्स पर लिखेंगे। एंड 9 नंबर में है एक्सपेंशन ऑफ एडवांस्ड कल्टीवेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको क्या लिखा है, द कॉस्ट एनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विल इंप्रूव एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स एंड विद द इंक्रीजिंग इनकम दे विल बी कैपेबल टू मैनेज एडवांस टेक्निक एंड अदर फैसिलिटीज फॉर डेवलप्ड कल्टीवेशन एंड विद दैट दे विल सक्सेड एंड रेजिंग द प्रोडक्शन लेवल, ठीक है, कि कॉस्ट एनहेंसमेंट से एक्सपेंशन कैसे हो रहा है एडवांस कल्टीवेशन का, कि जब कोई कल्टीवेटर से धीरे धीरे कॉस्ट एनहेंसमेंट करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, उसकी अर्निंग बढ़ती जा रही है, तो वो अपने कल्टीवेशन में, अपने एग्रीकल्चर प्रोसेस में मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करने लगेगा, और जब मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करने लगेगा बेटा, तो उसकी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगी, और वो एक सक्सेसफुल फार्मर बन जाएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका प्रोडक्शन लेवल भी है वो रेज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये कॉस्ट एनहेंसमेंट के कुछ प्रोसेस थे जो हमने पढ़ा कि क्यों ज़रूरत है, ठीक है, क्यों नीड्स पड़ी कॉस्ट एनहेंसमेंट की। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा मीन्स फॉर इनहेंसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इनहेंस किया जा रहा है, ठीक है, क्या मतलब है, जैसे आटा एंड दलिया प्रिपेयर करना फ्रॉम व्हीट, ठीक है, फिर पापड़ बनाना, डिफरेंट टाइप की चीज़ें, चिप्स बनाना, अचार बनाना, जैम्स, जेली, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सजेशन फॉर इनहेंसिंग कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।